हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ECMAScript 6 को, वो भी हिंदी में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, यूजफुल लगे तो ज़रूर शेयर करें, सवाल या सुझाव है तो कमेंट ज़रूर करें नीचे। और आप साथ ही में मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स है जिसमें हम डायरेक्टली जो है सीखेंगे कैसे हम जो है ECMAScript को यूज कर सकते हैं हमारे कोई भी प्रोजेक्ट में। जैसे कि अगर आप रिएक्ट सीख रहे हैं या फिर Node.js में भी आपको यूज करना है तो ES6 के कौन से फीचर्स है जो कि सपोर्ट करते हैं। और ES6 में क्या है कि यहाँ पर ES10 तक के अवेलेबल है, लेकिन ES6 से जो है यहाँ पर एडवांस टॉपिक्स चालू हो गए थे और उसके बाद के जितने भी वर्जन्स है उसमें जो है माइनर चेंजेस है। तो इन द एंड में हम जो है उसको भी कवर कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं बेसिक सा रिक्वायरमेंट सेटअप, यानी कि आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे कि Node.js आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आगे एडवांस टॉपिक्स देखेंगे तो उसके लिए हमको लगेगा। तो आप क्या करें, सिंपली जो है गूगल में Node.js सर्च करें तो पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें। यहाँ से आप LTS वर्जन जो है डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखें। तो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए हमको चाहिए, और अगर ऑलरेडी आप रिएक्ट या फिर नोड पर काम करते हैं तो आपने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड करके रखा होगा। उसके बाद में हमारे पास है टेक्स्ट एडिटर। आई होप टेक्स्ट एडिटर सबको पता है, जैसे कि सबलाइम हो गया, एटम या फिर विजुअल स्टूडियो कोड। तो आप कोई भी आपके पसंद का टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेब ब्राउजर भी आपको लगेगा, जैसे कि मोजिल्ला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इस सीरीज में मैं जो है विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने वाला हूँ। तो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है ES6 के नाम से, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, न्यू फाइल्स क्रिएट करूँगा। जैसे कि फर्स्ट मैं क्रिएट करता हूँ index.html, क्योंकि हमको वेब ब्राउज़र में शो करना है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको जो है HTML5 का स्केलेटन बना देता हूँ। जैसे डॉक्यूमेंट में मैंने लिखा है यहाँ पर ES6 एग्जाम्पल्स। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक और न्यू फाइल बनाएंगे स्क्रिप्ट के नाम से, जिसके अंदर हमारे पास स्क्रिप्ट हमारा रहेगा। तो script.js, और फिलहाल इसे एम्प्टी रखते हैं और इसको हम जो है बॉडी के अंदर जो है यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। तो आपको लिखना है स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद हमारे पास होता है सोर्स। सोर्स के अंदर हमको क्या करना है, इस फाइल का पाथ देना है, और साथ ही में इसको क्लोज भी कर दे आप तो डॉट / और script.js की फाइल है हमारे पास। इतना लिख के इसको सेव कर लें। और आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक्सटेंशन का जो है यहाँ पर आइकन आपको नजर आएगा, तो इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आप सर्च करें लाइव सर्वर। तो इतना लिख के आप सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्सटेंशन आएगा लाइव सर्वर का। तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। तो इसका फायदा क्या है, जैसे हम index.html की फाइल में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ओपन विथ लाइव सर्वर। और ऊपर बता देता हूँ एक बार, देखिए तो ये रहा ओपन विथ लाइव सर्वर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो इसका पोर्ट होता है देखिए 5500। तो ये पोर्ट पर ये एप्लीकेशन को रन करा देता है। तो जब भी हम इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ भी रैंडम टेक्स्ट ऐड करके देखता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा H1 हेलो फ्रॉम टेक इन्फो वाईटी। अब इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। तो देखिए जैसे सेव करूंगा वैसे ही यहाँ पर चीजें रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो है आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं लाइव सर्वर का। तो आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स के बारे में। तो देखिए सिंटैक्स क्या होता है, कोई भी लैंग्वेज को लिखने के लिए एक सेट ऑफ रूल बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं सिंटैक्स। तो ES6 में भी सिंटैक्स में थोड़ा हेरफेर किया गया है, यानी कि नॉर्मल जो हम लिखते थे ES5 में या फिर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में लिखते थे, तो उससे थोड़ा चेंज है। ज़्यादा चेंज नहीं है, नॉर्मल ही है, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जैसे कि देखिए इसमें एक कंसेप्ट होता है लिटरल्स का। अब लिटरल्स क्या होते हैं, ये क्या है, ये नोटेशन है जो कि रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज को। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर मैंने लिखा इंट x इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो गया, ये एक इंटीजर लिटरल हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ फिर से x, और डबल कोट्स में जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC, तो ये हो गया एक स्ट्रिंग लिटरल। तो इस तरीके से जो है लिटरल काम करता है। देखिए बहुत बेसिक है, अभी हम जैसे आगे आगे मूव ऑन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
अब वेरिएबल्स तो सबको पता है, वेरिएबल्स क्या करते हैं, ये एक टाइप की मेमोरी है जिसमें हम जो है डेटा को या फिर हमारे रिस्पॉन्स को होल्ड कर सकते हैं। तो कंटेनर की तरह ये काम करता है वेरिएबल्स, जैसे कि x लिखा मैंने इक्वल और उसके अंदर 12। तो x के अंदर अब क्या है, 12 की वैल्यू है, यानी कि x ने क्या किया यहाँ पर स्टोर कर दिया। तो x क्या काम कर रहा है, मेमोरी का काम कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या है, कंप्यूटर में ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं, यानी कि जब भी कोई लैंग्वेज क्रिएट होती है तब जो है वो खुद के लिए कुछ कुछ वर्ड्स को जो है रिजर्व रखती है, तो उसे हम कहते हैं कीवर्ड्स। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं आपको, क्लास। तो हम क्या कर सकते हैं, क्लास को एज अ वेरिएबल ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास क्या है, एक रिजर्व वर्ड है। उसी तरीके से हम जो है फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन। तो फंक्शन भी क्या है, एक कीवर्ड है। हम इसको यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि ये उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए उसने खुद के लिए जो है यहाँ पर इस वर्ड को रिजर्व कर रखा है। तो आई होप कीवर्ड्स आपको समझ में आ गया। इसके बाद में ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स तो सभी को पता है, जैसे कि हमको कुछ भी यहाँ पर कैलकुलेशंस करनी है, जैसे कि प्लस माइनस, तो डिवाइड या फिर इनटू भी करना है, तो हम जो है ऑपरेटर्स की मदद से करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास होता है लेस देन, ग्रेटर देन, और भी बहुत सारे हैं जो हम ऑपरेटर के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कमेंट्स। तो कमेंट्स बहुत ही सिंपल है, हम जो है सिंगल कमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, मल्टी कमेंट्स भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो सिंगल कमेंट रहा तो हमको डबल बैक स्लैश और आपकी कमेंट इस तरीके से रहेंगी। अगर मल्टी लाइन है तो आपको क्या करना है, स्लैश, फिर आपको लिखना है एस्ट्रिक, और इसके बीच में आपका कोड रहेगा। और जहां भी आपको खत्म करना है तो वापस से आपको क्या करना है, यहाँ पर एस्ट्रिक और स्लैश लगा देना है आपको। तो यहाँ पर ये मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। ये रहा सिंगल लाइन कमेंट और ये रहा मल्टी लाइन कमेंट। तो वीएस कोड में इसके लिए शॉर्टकट है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाता है आपके लिए। अब इसके बाद में बात करते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है, यहाँ पर जो है जो भी हम एलिमेंट को नाम देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ टेक इन्फो YT, तो हम इसको एज अ आइडेंटिफायर ट्रीट कर सकते हैं, और हम आइडेंटिफायर में जो है रिजर्व वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आइडेंटिफायर को लिखने के लिए हम जो कोई स्पेशल यहाँ पर सिंटैक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक इन्फो, तो यहाँ पे जब हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते। जब भी आपको आइडेंटिफायर डिक्लेयर करना है आप तो अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डॉलर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके बाद में बात करते हैं लाइन ब्रेक एंड वाइट स्पेसिंग की। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ES6 में क्या है कि आप कितने भी स्पेस दे दे तो ये जो है उसको ट्रीट नहीं करता, उसको इग्नोर कर देता है। तो टैब भी अगर आप प्रेस करेंगे तो वो भी जो है उसको इग्नोर कर देगा, और जो है नॉर्मल एक सिंगल स्पेस एज अ काउंट करेगा। इसी के साथ में हमारे पास क्या है, कैमल केस है। कैमल केस से तो आप फेमिलियर होंगे कि यहाँ पर आप जब भी एक्मा स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट यूज करें तो आप जो है डैश या फिर अंडरस्कोर के बदले जो है मल्टी वर्ड्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक इन्फो, और उसके बाद का जो अल्फाबेट रहेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक इन्फो, और उसके बाद का वर्ड जो है स्पेस के बदले आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है अपर केस वाई और उसके बाद में वापस से लोअर केस में आगे का वर्ड्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कैमल केस में भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि नेम, जैसे कि फर्स्ट नेम। तो ये भी क्या हो गया, कैमल केस में हमने लिखा है। तो इस तरीके का आप जो है इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और जावास्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव है, यानी कि अगर आपने जिस तरीके से यहाँ पर नाम डिफाइन किया है उसी तरीके से आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपने लिखा है यहाँ पर कैमल केस में और आप फिर उसको यहाँ पर इस तरीके से कॉल करेंगे तो ये जो है अलग डिफरेंट ट्रीट होगा और ये डिफरेंट ट्रीट होगा, ये दोनों अलग अलग है। सो आई होप आपको पता होगा, ये बेसिक्स है। उसके बाद में सेमी कॉलन। तो ये 6 में क्या है कि सेमी कॉलन जो है ये ऑटोमेटिकली भी ऐड कर देता है, ऑप्शनल है, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में जो है वो है स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड का फ़ायदा ये है कि जब आप इसको यूज़ करेंगे स्ट्रिक्ट मोड को, तो जो भी आपने डिफ़ाइन किया है वो बराबर से आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया x, तो अब मुझे क्या करना है, x को उसके बाद में ही डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो इसके बाद में ही मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे x के अंदर जो है वैल्यू को डिफाइन कर सकता हूँ। पहले क्या होता था, तो पहले क्या करते थे हम यहाँ पे x के अंदर 12 की वैल्यू ऐड कर देते थे, बाद में उसको बताते थे कि ये इंट है x। तो हम जब भी ES6 में स्ट्रिक्ट मोड का यूज करेंगे तो आपको पहले जो है उसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद में उसके अंदर वैल्यू जो है असाइन करना पड़ेगी। तो यही था बेसिक सिंटैक्स ECMAScript 6 का।
इसमें बहुत सारे फीचर्स और भी है, लेकिन मुझे लगा कि ये आपको बता देना चाहिए, ये बेसिक्स है। उसके बाद में अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है इसके मेन फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि अभी हम देख लेते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में, जो कि बहुत कॉमन है और जब भी आप ES6 का यूज करेंगे तो उसमें बहुत बार आपको ये देखने मिलेगा। तो स्प्रेड ऑपरेटर को हम जो है 3 डॉट से भी जानते हैं। तो इसका सिंटैक्स है सिंपल सा, 3 डॉट जब आप यूज करेंगे तो ये बन जाएगा स्प्रेड ऑपरेटर। तो स्प्रेड का मतलब क्या है, देखिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट क्या कहता है कि आप जब भी एरे बनाए और उसके अंदर अगर आपको कोई चीज और ऐड करनी है तो आप जो है उसमें डायरेक्टली चेंजेस मत करो। आप क्या करो, उसकी एक कॉपी बनाओ, फिर जो है उसके बाद में वैल्यूज को ऐड करो। तो आई होप थोड़ा बाउंसर जा रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, और कलर्स का बेसिक या फिर हम मर्ज टैग का बना देते हैं मर्न का। यहाँ पे मर्न का मैंने एक एरे बना दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ रिएक्ट, एंड यहाँ पे मैंने ऐड किया नोट। अब अगर हमको इसके अंदर कुछ वैल्यूज को ऐड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे स्टैक कर देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है इसको स्प्रेड कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल आपको 3 डॉट लिखना है और यहाँ पे हम लिखेंगे मर्न और कॉमा लगा देंगे। और उसके बाद में हम जो है और आगे एडिशनल वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा एक्सप्रेस और कॉमा लगा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ मोंगो डीबी। इतना लिख के हम सेव करेंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कंसोल डॉट लॉग भी कर देते हैं तो हमको ब्राउजर में दिखेगा भी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्टैक को जो कंसोल लॉग करता हूँ, रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0th पोजीशन पे रिएक्ट, फिर नोड, फिर एक्सप्रेस एंड मोंगो डीबी। तो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर हम जो है मन का एक एरे जो है यहाँ पर कॉन्कैट कर रहे हैं इस एरे के अंदर। कौन सा एरे है, स्टैक का हमारे पास जो दूसरा एरे है उसके अंदर कॉन्कैट कर रहे हैं। तो इसकी हम क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं दे रहे, हम इसकी कॉपी बना रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, फिर उसके बाद में जो है वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। तो बहुत बेसिक सा फीचर है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, कोई भी एरे की हम यहाँ पर कॉपी बना लेते हैं और उसके बाद में उसको यूज करते हैं। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अब क्या है कि हम डायरेक्टली जो है वैल्यूज को छेड़ नहीं सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, एरे में अगर कुछ भी एडिशन करना है तब हम क्या करेंगे, उसकी एक कॉपी बनाएंगे, फिर उसके बाद में जो है वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल है। अगर आप रिएक्ट सीख रहे हैं या फिर नोड, तो आप जैसे इसमें ज्यादा प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको और इसमें अच्छे से समझ में आएगा। अब इसी की तरह एक सिमिलर ऑपरेटर होता है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं रेस्ट पैरामीटर। हालांकि दिखने में दोनों ही सेम है, तो इसको भी लिखने के लिए हमको 3 डॉट लगाना पड़ते हैं। लेकिन ये क्यों यूज होता है, देखिए यूज फॉर इंडिफाइनाइट नंबर ऑफ, यहाँ पर ऑफ है, आर्ग्यूमेंट्स के लिए। तो हमको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स अगर हमारे फंक्शन में डिफाइन करना है तब जो है हम इस रेस्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, जैसे कि फंक्शन, और इसका नाम मैंने फन लिखा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे इसके अंदर जो है आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्स लिखता हूँ मैं शॉर्टकट में आर्ग्यूमेंट के लिए। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल बना देंगे लेट सम इक्वल्स टू 0। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। आई नो थोड़ा सा बाउंसर हो जाएगा, लेकिन समझने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेट आई ऑफ आर। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, आई यानी आई कोई भी हम यहाँ पर वैल्यू जो है यहाँ से उठाएंगे और क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका सम के साथ में जो है इंक्रीमेंट कर देंगे। तो सम प्लस इक्वल टू आई। तो जो भी वैल्यू आएंगी हम उससे जो है यहाँ पर उसका सम कराने वाले हैं। और नीचे हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग लिख देता हूँ सबसे पहले सम, और यहाँ पे कॉन्कैट कर देंगे हम हमारे सम को। तो ये क्या है, ये सिंपल टेक्स्ट विजिबल रहेगा कि सम हो रहा है। और ये जो एक्चुअल उसके बाद में हम प्लस कर रहे हैं, यानी कि इसके साथ में हम जो है बाइंड कर रहे हैं। बाइंड क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, सम को। तो यहाँ पे सम का वेरिएबल, और हम नीचे क्या करेंगे, फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपको लिखना है यहाँ पर हमारे फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे फन है, और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज पास करा सकते हैं, जैसे कि 10, 20, 30। इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ और चलते हैं हमारे कंसोल पे। तो देखिए यहाँ पर हमको जो है, अगर आप नोटिस करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको, तो यहाँ पे हमारे पास सम क्या आ रहा है, 60। तो यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया ना, यहाँ पे स्पेस ऐड कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हमको जो है सम बराबर से शो हो रहा है।
तो ये सम क्या हो रहा है? एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, आई को यानी कि पहली वैल्यू को हम क्या करेंगे, उसके बाद में जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है उससे जो है प्लस करा रहे हैं। तो 10 + 20 हो गया 30, 30 + 30 हो गया 60। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो है आर्ग 1, 2, 3, 4 नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जितने भी आ जाए इसके अंदर, कितने भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें और 40 ऐड कर देता हूँ और सेव करते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसका सम चेंज हो जाएगा, 100 हो गया। तो इस तरीके से आप कितने भी यहाँ पर रेस्ट में जो है आर्ग्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं इसको जो है डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे, मर्न का बना देता हूँ मैं यहाँ से मर्न, और ये एक एरे है। और इस एरे के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नोड लिख लेता हूँ, ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिएक्ट, इतना लिख के मैंने इसको क्लोज कर दिया। या फिर हम क्या करते हैं, पूरा ही दे देते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ MongoDB, और यहाँ पे मैंने लिखा रिएक्ट। और इसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं जो है इस एरे को डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एरे डिस्ट्रक्चरिंग का इस्तेमाल करूँगा, जो कि आगे हम देखेंगे, बस आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा मर्न, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करूँगा। तो डिस्ट्रक्चर के लिए मैं क्या करता हूँ, एबीसी का इस्तेमाल करता हूँ। आप चाहे तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस एबीसी की मदद से क्या होगा, इंडेक्स एक्सेस होगा, तो 0th पोजीशन, 1th पोजीशन, और उसके बाद में देखिए हमारे पास और दो है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 3 डॉट आर्क्स, तो इस मर्न में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हमने ऐड कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग ए, उसके बाद में तो ए जैसे करूंगा तो देखिए यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, तो सिंटैक्स एरर आ चुका है, कॉन्स्ट मर्न। तो मर्न ऊपर भी डिफाइन है कि अच्छा ये यहाँ पर भी मर्न है। तो हमने स्प्रेड ऑपरेटर के लिए भी एग्जांपल देखा था ना, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं फिर से, जो है इसको सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, सॉरी फर्स्ट नहीं, 0th पोजीशन, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है तो नोड आ रहा है। उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ बी, और बी लिखूंगा तो यहाँ पे आ रहा है रिएक्ट। और उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास आर्क्स है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर्क्स, इतना लिख के सेव करूंगा तो रिमेनिंग जितना है तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा रेस्ट और स्प्रेड के बीच में डिफरेंस। स्प्रेड हम कब यूज करेंगे, हम एरे के लिए यूज करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर, और फंक्शन में जो है हम यहाँ पर रेस्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बचे हुए जितने भी रेस्ट है, रेस्ट डेटा हम वहां पर शो करेंगे, और एरे में क्या करेंगे, हम स्प्रेड की मदद से कॉपी करेंगे। अब बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स आपको ऑलरेडी पता है कि ये क्या करते हैं, ये कंटेनर है, मेमोरी कंटेनर भी आप इसे कह सकते हैं, जिसके अंदर जो है हम वैल्यूज को होल्ड करके रख सकते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे डेटा को जो है स्टोर करके रखते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि ES6 में क्या है, हमारे पास लेट है। पहले हम जो वेर कीवर्ड का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब क्या है, हमारे पास कॉन्स्ट और लेट का दो एडिशनल कीवर्ड्स है। तो इसमें फर्क क्या है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेर को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेर, और यहाँ पे मैंने लिखा x इक्वल टू 100, और उसके बाद में मैं अगेन एक और वेर बना रहा हूँ x, या फिर वेर बनाने की जरूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक और x बना रहे हैं, और उसके अंदर हम जो है 200 रख रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ x को, और इतना लिख के मैं सेव करता हूँ। तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 200 की। तो पहला जो हमारा वेर था वो क्या हो रहा है, ओवर राइट हो रहा है। तो जैसे ही हमारा दूसरा इनिशियलाइज हो रहा है x टू 100, तो ये क्या कर रहा है, ये ओवरराइट कर रहा है इस 100 को, जो कि एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए जो है लेट कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लेट, और y कर देता हूँ इसको y इक्वल टू 200, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और लेट ले लेता हूँ y के नाम से, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको कर देता हूँ 300, इतना लिखा मैंने। और मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ अब y को। अब जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो देखिए हमको यहाँ पर एक एरर आ रहा है, अनकैच सिंटैक्स एरर। पे आप देख सकते हैं रीडिक्लेरेशन ऑफ लेट। तो यहाँ पे हमारे को परफेक्ट एक एरर का एग्जांपल भी मिल रहा है कि किस तरीके से एरर आ रहा है। तो देखिए लेट का मतलब क्या है कि हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ब्लॉक ऑफ कोड किसे कहते हैं हम, देखिए यहाँ पर इस करली ब्रेसिस के अंदर जितना भी कोड रहेगा तो ये हो गया हमारा ब्लॉक ऑफ कोड। तो इस ब्लॉक कोड के अंदर क्या है, हमारे पास एक एक्स है। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेट वाई कर दिया ना हमने। हम एक और थोड़ा बड़ा एग्जांपल देख लेंगे। मैं यहाँ से इसको भी कट कर देता हूँ, और
यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ y इक्वल टू 100 लिखा मैंने। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ, कुछ भी नाम रख सकते, एबीसी फंक्शन मैंने बनाया, और एज आर्ग्यूमेंट कुछ भी हम इसमें पास नहीं कराने वाले, सिंपल ये एक फंक्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक लेट ले लेता हूँ, लेट y, और यहाँ पे इसको असाइन कर देता हूँ 200, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ y को, और नीचे आऊंगा मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, तो ए बी सी, और अगेन मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ y को। तो मैंने 2 बार y यहाँ पर इनिशियलाइज किया और 2 बार मैंने यहाँ पर कॉल किया। अब मैं इतना लिख के सेव कर लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। तो देखिए ये ब्लॉक ऑफ कोड है, तो लेट क्या करेगा, इसका स्कोप, तो ये y का स्कोप सिर्फ इतने ब्लॉक के अंदर ही रहेगा, लिमिटेड। इसके अंदर अगर मैं फिर से एक और बार यहाँ पर y डिफाइन करूंगा, या y के अंदर डबल से वैल्यू सेट करूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100, तो हमको जो है एरर आएगा। देखिए अनकैच सिंटैक्स एरर, रीडिक्लेरेशन ऑफ लेट y। तो इस तरीके से ये काम करता है, जो कि बहुत सही चीज़ है। इसमें हमारा बहुत सारा जो है डेटा लॉस होने से बच जाता है। अब वापस से सेव करता हूँ। तो देखिए फर्स्ट टाइम में जब इसने लोड किया, तो यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास जो है y के अंदर 100 इनिशियलाइज हुआ। उसके बाद में देखिए हमारे पास है फंक्शन, ये फंक्शन पहले कॉल हुआ, इसीलिए यहाँ पे हमको 200 मिला। हालांकि अगर मैं यहाँ पर इसको ऊपर कर देता हूँ और फंक्शन इसके बाद में कॉल करता हूँ, तो पहले हमको क्या आएगा, 100 आएगा, क्योंकि पहले एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है, पहला कंसोल डॉट लॉग एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद में फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरीके से लेट काम करता है। और कॉन्स्ट भी होता है ना इसमें, तो कांस्टेंट क्या है, ये फिक्स्ड वैल्यू है। फिक्स्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार हमने डिफाइन कर दिया, मतलब कर दिया भाई पत्थर की लकीर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए इसी फंक्शन के अंदर, या फिर मैं इनको कमेंट कर देता हूँ तो कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट लिखता हूँ, सॉरी लेट नहीं, कॉन्स्ट देख रहे हैं, कॉन्स्ट, और मैंने यहाँ पे लिखा y इक्वल टू 100, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, y के अंदर फिर से जो है वैल्यू को असाइन करने को देखता हूँ, जैसे कि 200, और मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ y को और सेव करूंगा। तो देखिए यहाँ पे हमको एरर आएगा, इनवैलिड असाइनमेंट टू कॉन्स्ट y। हम क्या कर सकते हैं, अगर देखिए इसके बदले मैं यहाँ पर लेट लिख देता, लेट लिखा, लेट y, और y को बाद में इनिशियलाइज करा मैंने, तो हमको बराबर आउटपुट मिलता था, लेकिन सेकंड वाले का मिलता था। लेकिन अगर यही मैं कॉन्स्ट कर रहा हूँ, तो क्या हो गया, अब ये फिक्स्ड वैल्यू हो गई, यानी कि अब यहाँ पे मैंने डिफाइन करा 100, तो अब ये क्या है, ये 100 ही है। अगर आप फिर से इनिशियलाइज करोगे इसको कहीं पर, तो क्या आएगा, हमको इस तरीके से एरर आएगा। अब मैं इसको वापस कट कर देता हूँ, सेव करूंगा, तो वापस हमको 100 मिल जाएगा, हमारा एग्जैक्ट सेम आउटपुट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वेरिएबल, लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपको जो है वैल्यूज को चेंज नहीं करना है, तब आप जो है कॉन्स्ट का इस्तेमाल करें। और आपको लगे कि बाद में हम वैल्यू इसकी चेंज कर सकते हैं या इसमें चेंज होने वाली है, तब आप जो है लेट का इस्तेमाल करें। और आप जो है वेरिएबल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ES6 जब भी यूज कर रहे हैं हम, तो उसका मकसद यही है कि आपको जो है लेट या फिर कॉन्स्ट का इस्तेमाल करना है एज अ वेरिएबल। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स में हमारे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर एटसेट्रा। तो बहुत कॉमन चीजें हैं ये। तो हम पहले बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आई एम सॉरी। तो यहाँ पे हमने लिखा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास प्लस, माइनस, जिसे हम कहते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और क्या होता है, डिवीजन होता है, हमारे पास मॉड्यूलस भी होता है, और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। तो ये सारी चीजें हम किस में करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में करते हैं। तो बेसिक जावास्क्रिप्ट में भी आपने देखा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा लेट, लेट के अंदर एक्स, एक्स के अंदर हमारे पास वैल्यू हम जो है असाइन कर रहे हैं। तो देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स तो आपको यही समझ में आ गया होगा कि एक्स के अंदर जो इक्वल हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, उसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा यही फिनिश हो गया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक और लेट बना रहे हैं, और इसका नाम मैं रखता हूँ y, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 20। इतना लिख के मैंने छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे यहाँ पर एडिशन के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग यहाँ पर लिख रहा हूँ एडिशन, और यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, और कॉन्कैट कर रहा हूँ मैं प्लस की मदद से, यानी कि इसके अंदर जो है दूसरी चीज को मर्ज कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस यहाँ पर ऐड करेंगे,
और इसके अंदर जो है x प्लस वाई कर देंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये एडिशन हो रहा है। अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज है तो आप इस पैरेंथेसिस के अंदर उसको लिख सकते हैं। तो इतना लिख के मैं सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमको आउटपुट आना चाहिए। देखिए एडिशन क्या हो रहा है, 30 और 20 का 50। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए शॉर्टकट, मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं मल कर देता हूँ, डिवीजन के लिए मैं टिप कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो और हमारा टाइम इसमें जा सकता है। यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पर इंटू की साइन और यहाँ पर हम कर देंगे इसको डिवाइड की साइन। इतना लिख के सेव करेंगे तो देखिए एडिशन क्या आ रहा है 50, माइनस हो रहे हैं तो बराबर से 10 आ रहा है, फिर इंटू कर रहे हैं हम तो भी बराबर से वैल्यू आ रहा है। आप चाहे तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको चेक करने के लिए, जो कि आप नहीं करने वाले। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास आता है, मैं इसको कमेंट करके ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ और यहाँ पर हमारे पास अब है रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो इसका काम क्या है, हमारे पास देखिए ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये सारे जो आते हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर्स में आते हैं। इसी तरीके से हमने देखा इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल। तो ये सारे क्या, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स है जो कि डे टू डे लाइफ में हमने देखे हुए हैं। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसका एक ही एग्जांपल देखते हैं हम, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लेट ले लेते हैं x इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 20, और एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे y, और इसके अंदर हम असाइन कर देते हैं 10। अब हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन चेक कर लेंगे, ठीक है। x इज ग्रेटर देन y। अगर ये ट्रू है तो कैसे हमको मालूम पड़ेगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। लेट रिजल्ट के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, x ग्रेटर देन y को सेव करा दूंगा। अब क्या करेंगे, हम इस रिजल्ट को यहाँ पर शो कराएंगे, तो प्लस रिजल्ट इतना लिख के सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज आ रही है, x इज ग्रेटर देन y ट्रू। तो बुलियन वैल्यू मिलती है हमको यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स की। इसी तरीके से मैं यहाँ पे साइन चेंज कर देता हूँ, स्मॉलर है तो इतना लिख के सेव करूंगा तो देखिए हमको वैल्यू जो है फॉल्स मिल रही है, यानी कि ग्रेटर देन y नहीं है x, क्योंकि x में हमारे पास 20 है और y तो 10 है। तो इस तरीके से आप बाकी की भी ट्राई करें और नीचे ज़रूर कमेंट करें कि आपने किया। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बहुत सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ सबसे पहले, और x एंड y को हम रहने देते हैं, हम उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे बस। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ नीचे, ऊपर इसको स्क्रॉल कर देता हूँ और यहाँ पे हम देख रहे हैं अब लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या आते हैं, इसमें हमारे पास आता है एंड और नॉट। तो इस तरीके से जो है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं जो कि हमने देखे हैं। आई होप आपने भी कभी ना कभी तो देखा होगा एंड, नॉट, और। ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है ऑलरेडी, तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ऐड कर देंगे इसके अंदर, वैल्यू ऑफ। स्ट्रिंग से पहले हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट का वेरिएबल बना देंगे, उसके अंदर जो हम होल्ड कराएंगे वैल्यूज को। रेस्ट कर देता हूँ इसको और इसके अंदर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो अब हमको चेक करना है कि x जो है ग्रेटर देन है या नहीं, वैल्यूज लेस देन है या नहीं, और उसके बेसिस पे जो है हम यहाँ पर चेक करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मल्टीपल हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे पहला, और यहाँ पर हम एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए ये दो कंडीशन हो गई हमारे पास, ये दो पैरेंथेसिस में क्या होने वाले हैं, दो कंडीशन। ये पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन। तो पहली कंडीशन हम क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि x ग्रेटर देन 40, ये है क्या, चेक होगा। फिर उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर y को भी करते हैं हम, y लेस देन इक्वल टू, सॉरी, लेस देन इक्वल टू, और इसको कर देंगे हम 50। अब हम इसको क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। तो हम डायरेक्टली रिजल्ट को यहाँ पे शो करा देंगे। इतना लिख के सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स। तो यहाँ पे मेरे पास से पैरेंथेसिस जो है रिमूव हो गया, क्योंकि वो प्रीटियर का प्लगइन मेरे पास इंस्टॉल है जो ऑटो फॉर्मेट कर देता है। तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए हमारे पास एक कंडीशन जो है यहाँ पर फॉल्स हो रही है। तो एंड का काम आपको पता है कि ये पहली जो कंडीशन हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और सेकंड कंडीशन हम जो ऐड कर रहे हैं वो दोनों ही ट्रू होनी चाहिए।
जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको ग्रेटर देन 10 कर देता हूँ। 10 किया, सेव किया, तो अब क्या आ रहा है हमारे पास, रिजल्ट ट्रू आ रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, इसीलिए हमारे पास वैल्यू जो है ट्रू आ रही है। सेम उसी तरीके से हमारे पास और है, यहाँ पे और हम ऐड कर देंगे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वापस से इसको जो है ग्रेटर देन 40 कर देता हूँ। हालांकि ये कंडीशन जो है अभी हमारी फॉल्स है और ये वाली कंडीशन ट्रू है। तो और का काम क्या है कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होंगी तो भी ये ट्रू हमको दे देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो हमारे पास वैल्यू आ रही है ट्रू की। अगर ये भी कंडीशन हमारी, देखिए यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, इसको भी फॉल्स कर देता हूँ, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 5 कर देंगे हम, क्योंकि y के अंदर 10 ही है ना हमारे पास। इतना लिख के सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, दोनों ही कंडीशन हमारी जो है वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए हमारे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो इस तरीके से आप बचे हुए जितने भी है नॉट, इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, इसको जो है चेक कर सकते हैं। इसके साथ में हमारे पास बिट वाइज भी होते हैं, तो आई डोंट थिंक वो इतना यूज होते हैं। आप चाहे तो उसको भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि बाइनरी कोई यूज नहीं करता डायरेक्टली। और साथ ही में क्या है हमारे पास, आई थिंक इतना काफी है। कॉन्केटेनेशन तो देख ही चुके हैं हम कैसे ऐड कर सकते हैं। स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिजल्ट कर देता हूँ, और इस तरीके से हम जो है प्लस की मदद से जो है कॉन्केट कर सकते हैं। तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रिजल्ट फॉल्स। इसको 15 कर देता हूँ तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा हमारा, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो रही है हमारी। तो इस तरीके से जो है आप कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास जो है टाइप भी हम इसका चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब देख ही रहे तो हम टाइप ऑपरेटर भी देख ही लेंगे, बहुत ईजी। ये भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं, वेरिएबल एक्स इज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्केट कर देंगे। कॉन्केट क्या करना है आपको, टाइप ऑफ लिखना है। तो टाइप ऑफ से क्या होगा, यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं एक्स। इतना लिख के मैं सेव करूंगा तो देखिए यहाँ पर हमको, अच्छा पहले तो एक एरर आ रहा है, टाइप ऑफ इज नॉट डिफाइन आ रहा है ना, क्योंकि हमने ओ कैपिटल में लिख दिया, सॉरी, यहाँ पर लोअर केस में ऑफ है। इतना लिख के सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल एक्स इज नंबर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमने जो वेरिएबल बनाया है तो उसका हम टाइप मालूम कर सकते हैं टाइप ऑफ की मदद से। समझ रहे हैं आपको, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, ये ज़्यादा यूज भी नहीं होता है। अगर आपको इन केस अगर पहचानना है तब जो है हम इसका यूज करते हैं। तो यही सारे थे ऑपरेटर्स, आई होप आपके समझ में आया होगा। बहुत सारे हमने इसमें स्किप कर दिया क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप चाहे तो गूगल करके, या फिर जैसे आप जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसकी मदद से आप इजीली समझ पाएंगे कि कब कौन सा यूज करना है। तो इसको आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा जैसे जैसे आप इस पर काम करेंगे। तो फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप, तो ये भी लूप के टाइप है, जैसे कि आपको पता है। नॉर्मली हम जो है फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं इटरेटिंग के लिए। तो उसी तरीके से ECMAScript 6 में क्या है, यहाँ पर फॉर ऑफ लूप का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आप नॉर्मल लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद में थोड़ा सा एडवांस यहाँ पे है फॉर ऑफ लूप। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एरे बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्क्स का एक एरे मैं यहाँ पे बनाऊंगा, जिसमें हमको मिले हैं 60, 70 एंड 80 मार्क्स। देखिए अब हम फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आपको लिखना है फॉर, और नॉर्मल हमारा फॉर का लूप है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेट, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं रखता हूँ मार्क। और कहाँ से ये आएगा, उसके लिए जो है ये ऑफ का इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, इस एरे को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन अब हम जो है हमारा वेरिएबल यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता था, पहले जो नाम है उसी को हम यूज करते थे, लेकिन फॉर ऑफ में क्या है कि हम यहाँ पर हमारा खुद का एक वेरिएबल बना सकते हैं, और यहाँ पर जो है चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्क्स, तो हमने क्या किया, फॉर का इस्तेमाल किया, उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया, फिर ऑफ लिख के हमने जो है इसको यहाँ से, फिर हमने ऑफ लिखा, और उसके बाद में बताया कि यहाँ पर से इसकी वैल्यू आ रही है। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम पहले कंसोल डॉट लॉग करते हैं। कंसोल डॉट लॉग में हम कर देंगे मार्क। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया था। तो यहाँ पर हम उसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे, और देखिए हमको क्या आउटपुट आता है। तो उससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में फॉर ऑफ लूप करता क्या है। तो मैं लिख के सेव करता हूँ, तो राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कंसोल पे हमारे पास प्रिंट होके आ गई वैल्यूज 60, 70 एंड 80। तो क्लियर है इसकी डेफिनेशन कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर से जो है इस वेरिएबल के अंदर जो है हमारे
एरे को, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर स्टोर कर देगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, इसको और चेंज करके एक बार देख लेते हैं तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मार्क प्लस इक्वल टू, जो कि नॉर्मल सा जो है ऑपरेशन है, आप सभी इससे फेमिलियर होंगे। इसमें मैं जो है 5 को ऐड कर देता हूँ, यानी मार्क जो है इसके अंदर मैं जो है 5 का एडिशन कर रहा हूँ। इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो देखिए सब में 5 की वैल्यू जो है बढ़ के मिल गई। तो इस वेरिएबल के अंदर हमने जो है ये मार्क्स का जो वेरिएबल न्यू आया है हमको, इसको जो है हमने स्टोर करा दिया। तो फॉर ऑफ लूप की मदद से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इटरेबल को भी जो है यहाँ पर एज अ वेरिएबल हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास इटरेबल है उसको हम जो है नए इटरेबल में जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इटरेबल क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वैल्यूज को। कहाँ से, देखिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल जो है एरे है, हो सकता है इसके बाद में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हो, या फिर मैप का जो हम फंक्शन यूज करते हैं उसमें भी जो है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा होता है फॉर इन लूप। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर लेता हूँ। इसको मैंने कमेंट किया, फॉर इन लूप भी लिख देता हूँ, ताकि दोनों का जो है एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फॉर इन लूप भी जो है सेम है, ज्यादा कुछ इसमें फर्क नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्स। बस इसमें क्या है, हमारे पास जो है नंबर्स की वैल्यू रहती है। तो हमारे पास इंडेक्स का इशू आता है कभी कभी इटरेशन के टाइम पे, तो ये जो है इसको इजीली सॉल्व कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 567, यहाँ पे मैंने लिखा 567। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर इन लूप का इस्तेमाल करूंगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट n इन x। तो कुछ इस तरीके से इसका सिंटैक्स है, और इसके अंदर आप जो है कंसोल डॉट लॉग करा सकते हैं। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आपको क्या कराना है, तो सिंपली n को जो है कंसोल डॉट लॉग कराना है। तो इतना करा के आप इसको सेव करें तो देखिए आउटपुट हमको क्या शो होता है, 0 1 2 3। तो हमको क्या मिल रहा है, इसका इंडेक्स मिल रहा है। फॉर ऑफ लूप में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम डायरेक्टली जो इटरेट कर रहे थे, जो भी हमारे पास एरे में ऑब्जेक्ट्स थे या फिर वैल्यूज थी, तो उसको हम डायरेक्टली जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन फॉर इन लूप में क्या है, हमको जो है कभी कभार आईडीज की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, उसका एरे का इंडेक्स यूज करते हैं एज अ आईडी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर इन लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपके समझ में आया होगा। बेसिक डेफिनेशन है, ये चीज जो है आपको सिर्फ प्रोजेक्ट में ही समझ सकते, तो आपको सिर्फ समझना है ये क्या काम करता है और हम इसको प्रोजेक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में। तो नॉर्मली क्या करते थे, हम स्ट्रिंग वैल्यूज को जो है एक तो डबल कोटेशन में लिखते थे, या फिर जो है हम सिंगल कोटेशन मार्क में लिखते थे, जो कि थोड़ा बहुत कभी कभार जो है टीडीएस प्रोसेस होता है, थोड़ा तकलीफ देता है हमको टाइप करते टाइम। तो इसको ओवरकम करने के लिए जो है यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स का इस्तेमाल किया गया है। क्यों, क्योंकि देखिए हम क्या करते थे, देखिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसका नाम हम रख देते हैं yt रख देते हैं, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, वैल्यू असाइन कर देता हूँ टेक इन्फो yt। तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, स्ट्रिंग बनाने के लिए एक तो सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी करा देता हूँ yt को सेव। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज भी शो हो रही है। तो अब टेम्पलेट लिटरल्स में क्या है कि आप जो है इसका सिंटैक्स बदल सकते हैं। इसके लिए हमको क्या मिलता है, बैक टिक का जो है यहाँ पे ऑपरेटर मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब बैक टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, जो स्किप का बटन होता है उसके नीचे आपको टिल्डे और यहाँ पर बैक टिक का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन नहीं, बटन आपको मिल जाएगा। तो उस पर प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसके सिंबल आते हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब कुछ भी लिख सकते हैं और उसको एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक इन्फो, या फिर ऑलरेडी है हमारे पास, तो मैं नाम चेंज कर देता हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब। इतना लिख के मैंने सेव किया। तो देखिए सेम जो है हमको यहाँ पर मिल रहा है आउटपुट, मगर इस बार हमने कैसे किया, टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से किया। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। और इसका एक एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर हम जो है यहाँ पर वेरिएबल भी पास करा सकते हैं। कैसे, देखिए कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ ना, तो इस कंसोल डॉट लॉग में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टेम्पलेट लिटरल्स ऐड कर देंगे। तो बैकटिक आप लगा दें, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू टेक इन्फो YT। और हमको क्या करना है, यहाँ पर डॉलर का साइन लिखना है और करली ब्रेसेस, और इसके अंदर आप जो है वेरिएबल लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ YT। इतना लिख के मैं सेव करूंगा तो देखिए पूरा स्ट्रिंग यहाँ पे आपको शो करेगा, वेलकम टू टेक इन्फो YT लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर मैं इसको नॉर्मल स्ट्रिंग में लिखूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या हमको आउटपुट मिलता है। तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना लिख के सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे डॉलर की जो वैल्यू है उसने लिया ही नहीं। अगर हमको यहाँ पर कॉन्कैट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर इसके बाद में जो है प्लस हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, YT लिखना पड़ेगा, तब जो है हमारा परफेक्टली शो होगा आउटपुट। लेकिन टेम्पलेट लिटरल्स ने हमारा काम आसान कर दिया।
हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जो है इसको बैकटिक में जो है रैप कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, सिंपली जो है जो भी वेरिएबल्स है हमारे पास उसको हमको क्या करना है, सिर्फ डॉलर और करली ब्रेसेस के अंदर उसको बता देना है। जैसे कि यहाँ पे फिर से लिखा मैंने YT, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ वेलकम, इतना लिख के सेव किया तो देखिए वेलकम, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो इस तरीके से जो है आप टेम्पलेट लिटरल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिएक्ट या फिर एंगुलर पे आप काम कर रहे हैं तो इसमें बहुत बार आपको यही देखने मिलेगा, और आपको यही यूज करना चाहिए, बहुत अच्छी अप्रोच है ये। अब हम देखेंगे एरे डिस्ट्रक्चरिंग। तो एरे तो आपको पता है कंटेनर की तरह काम करता है, जिसके अंदर जो है मल्टीपल वैल्यूज हम यहाँ पर रख सकते हैं। और डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वैल्यूज को। डिस्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि हम जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे वैल्यूज या फिर ऑब्जेक्ट। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं, हम एरे का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ और फंक्शन का नाम रखता हूँ गेट मार्क्स। ये हमारा फंक्शन हो गया जो कि हमको रिटर्न करता है एरे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एरे के अंदर जो है मार्क्स ऐड कर देता हूँ 20, 30 एंड 40, और इसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पे आप लिखे लेट, और यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ मार्क इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन को हम असाइन कर देंगे, और मैं नीचे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया मार्क को, इतना लिख के मैं सेव करता हूँ। क्या आउटपुट आता है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एरे, और एरे के अंदर हमारे पास क्या है, फर्स्ट पोजीशन 20, 30 एंड 40। ये तो हमारा नॉर्मल है। तो अब हम इसको डीस्ट्रक्चर कैसे करेंगे वो हमको देखना है। तो देखिए डीस्ट्रक्चर में हम क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से अभी देखिए यहाँ पे हमने पूरा फंक्शन यहाँ पे असाइन कर दिया ना, उसके बदले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एरे बना दूंगा। एरे बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल्स असाइन कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा XYZ, क्योंकि 3 वैल्यूज है इसलिए मैंने यहाँ पर XYZ लिखा। और मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में जो है यहाँ पर एक्स को प्रिंट करा देता हूँ पहले। इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और तीनों को जो है अलग अलग यहाँ पर पेस्ट कराऊंगा। इतना लिखा मैंने, सेव करता हूँ तो देखिए आउटपुट हमको कैसे शो होता है। देखिए 20, 30 एंड 40 ये सेपरेटली हमको जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल गए। तो एक्चुअल में जो है डीस्ट्रक्चरिंग में हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं, जो भी फंक्शन के अंदर हमारे पास एरे था उसको जो है सेपरेटली जो है हम असाइन कर रहे हैं वेरिएबल्स के अंदर। तो ये क्या कर रहे हैं, हम उसको डायरेक्टली डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं और उसको डायरेक्टली जो है यूज कर रहे हैं। नहीं तो नॉर्मल हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं, एक और तरीका है हमारे पास। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लेट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्क्स, और उसके अंदर फिर से जो असाइन कर देता हूँ गेट मार्क्स का फंक्शन, ऊपर वाला कमेंट कर देता हूँ वरना एरर आएगा हमको। और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग को भी मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और न्यू कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिख के बताता हूँ। अब देखिए हमको कोई ऑब्जेक्ट का जो है स्पेसिफिक इंडेक्स चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मेरे पास है मार्क्स, फिर उसकी पोजीशन हमको बतानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0th पोजीशन, सेव किया। ओके, मार्क यहाँ पे S है, मार्क्स है, तो लिख के वापस से सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 20 हमको शो हो रहा है। तो उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है कुछ इस तरीके से एरे के अंदर उसको डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, हम डायरेक्टली जो है एज अ वेरिएबल यहाँ पर उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अब इसी की तरह क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए भी होता है। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं बता देता हूँ ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसका कमेंट भी लिख दिया, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, तो शॉर्टकट में लिखा है, आप समझ जाए। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम्स, या फिर मैं फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसके अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ नेम, एफ नेम के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ XYZ। इसी तरीके से मेरे पास होता है लास्ट नेम, एल नेम में भी मैं कर देता हूँ कुछ भी, यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको जो है एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो एक्सेस हमको कैसे करना पड़ेगा, पहले क्या करता हूँ मैं लेट, यहाँ पे एफ नेम कैपिटल में लिख रहा हूँ अब, या फिर मैं पूरा ही लिख देता हूँ वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम के वेरिएबल के अंदर मुझे क्या चाहिए, फॉर्म के अंदर से जो है ये एफ नेम चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्म, फिर उसके बाद में डॉट लगाना पड़ेगा और यहाँ पर हमारे पास है एफ नेम। तो इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ एक बार, और यहाँ पे फर्स्ट नेम को जो है हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, सेव। तो यहाँ वैल्यू आ गई XYZ। अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा XYZ से तो मैं यहाँ पे टेक इन्फो YT लिख देता हूँ और यहाँ पे यूट्यूब कर देता हूँ, मैं सेव वापस से कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमको टेक इन्फो YT आएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हम नॉर्मल जो है डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं ऑब्जेक्ट को। लेकिन अब क्या है, हमारे पास ES6 में
ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करने के लिए बहुत ही अच्छा और सिंपल वे है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ लेट, और यहाँ पे करली ब्रेसेस, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, एरे रहा तो आपको जो है एरे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, एफ नेम है और यहाँ पे एल नेम है। ये दो ऑब्जेक्ट है। अब ये कहाँ से आ रहे थे, हमको फॉर्म के अंदर से आ रहे थे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्म के अंदर से जो है ये दोनों ऑब्जेक्ट को जो है डिस्ट्रक्चर कर लिया, यानी कि एक्सट्रैक्ट कर लिया ये दोनों ऑब्जेक्ट को फॉर्म के अंदर से। अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं एफ नेम, इतना लिखा मैंने, सेव, टेक इन्फो वाई टी बराबर से आ रहा है। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्लस का इस्तेमाल करता हूँ कॉन्केट करने के लिए, और फिर एल नेम है हमारे पास, इसको वापस से लिख के सेव करता हूँ। तो देखिए दोनों भी हमारे पास आ रहे हैं, टेक इन्फो वाई टी और यूट्यूब। स्पेस इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया। और साथ ही में एक और बार हम यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग भी देख लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉलर साइन और करली ब्रेसेस के अंदर ऐड कर देंगे। अब इस प्लस की लिखने की हमको जरूरत नहीं है, और इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉलर और करली ब्रेसेस के अंदर ऐड कर देंगे। तो इतना लिख के सेव करेंगे तो देखिए सेम आउटपुट आपको मिलेगा, फॉर्म टेक इन्फो वाई टी एंड एच यूट्यूब। तो इस तरीके से जो है आप ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कॉमन टर्म है और बहुत बार यूज होता है, तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हम क्लास के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं था। क्योंकि रिएक्ट में क्या हुआ कि अब जो है ज्यादा फोकस जो है सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट पर ही चला गया है। तो क्लासेस का कंसेप्ट जो है धीरे धीरे यहाँ पर खत्म होता जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी क्लासेस को समझने में, इसको यूज करने में। तो रिएक्ट की जो कम्युनिटी ने इसको नोटिस किया था, और जो है इसके बाद में टोटली जो है इसको रिप्लेस कर दिया नॉर्मल फंक्शन से। तो अभी जो मॉडर्न वे में रिएक्ट यूज हो रही है, तो उसमें सिर्फ जो है फंक्शनल कंपोनेंट का ही इस्तेमाल हो रहा है मैक्सिमम। अब जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स थे या फिर जिनको क्लास कंपोनेंट ज्यादा पसंद है, तो उनके लिए जो है यहाँ पर रिएक्ट में क्लास का ऑप्शन खुला है। बाकी जो अभी जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसमें जो है पहली चॉइस जो है फंक्शनल कंपोनेंट की बची हुई है। तो यहाँ पे हम भी देखेंगे नॉर्मल सा यहाँ पर कि कैसे हम क्लास क्रिएट कर सकते हैं। अब क्लास क्या है, इसका सादा सा डेफिनेशन है कि क्लास बिहेव्स लाइक अ फंक्शन, जिसके अंदर हम जो है बिजनेस लॉजिक लिख सकते हैं। नॉर्मल हम जो फंक्शन लिखते हैं, बस इसमें क्या है, तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप है। तो यहाँ पर जो है बेसिक आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली जो है कीवर्ड लिखना पड़ता है क्लास का, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लास। तो अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, क्लास क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, क्लास का नाम लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार, कार लिखा मैंने, और करली ब्रेसेस। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक कार के नाम से क्लास क्रिएट हो गई। तो मैं सी कैपिटल कर देता हूँ, क्योंकि ऑलवेज जब भी क्लास क्रिएट करे तो पहला अल्फाबेट उसका जो है आप कैपिटल रखें। तो यहाँ पे हमारी नॉर्मल क्लास क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर क्या आता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन आता है। तो ये क्या है, ये फंक्शन है। तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करता है, ये बूटिंग टाइम पे एग्जीक्यूट होता है। जब आपकी एप्लीकेशन या फिर आपकी ये फाइल जिसके अंदर जो क्लास है, जब भी रन होगी, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट क्या होगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज को जो है प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि हमारे क्लास से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे कार के अंदर हमारे पास क्या है, कार का नेम, और कब की कार है, तो यहाँ पे ईयर भी हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में हमको क्या करना पड़ता है, ये चीज को जो है बाइंड करना पड़ता है। तो बाइंड किसके साथ करेंगे, हम वेरिएबल्स के साथ में। तो यहाँ पे उसके लिए हमको दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ जाती है, जो कि नॉर्मल जो है जावास्क्रिप्ट यूजर को नहीं समझता, इसीलिए जो है ये रिमूव होती जा रही है धीरे धीरे। और अल्टरनेटिव जो है इसके आते जा रहे हैं। रिएक्ट कम्युनिटी बहुत यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर रही है, और बहुत ईजी कर दिया है उसने फंक्शनल कंपोनेंट के जरिए कंपोनेंट क्रिएट करना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, असाइन कर देंगे नेम के अंदर। इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर ईयर के लिए भी यहाँ पे बनाना है, तो ईयर, और उसके अंदर असाइन कर देंगे ईयर। तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस क्लास को कॉल कर सकते हैं। इसको एक्सटेंड भी कर सकते थे, मैं ज्यादा डीप इसमें नहीं बता रहा हूँ, वरना इसी में जो है ज्यादा टाइम चला जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल बना देंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ माई कार, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस कार की मदद से, तो हमारे पास ये क्या है, ये क्लास है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले हमको क्या बताना पड़ेगा कि ये न्यू क्लास है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस क्लास को जो है यूज कर रहे हैं, और इसके अंदर हम जो है आर्ग्यूमेंट पास करा सकते हैं, नेम एंड ईयर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाटा, और यहाँ पे ईयर उसकी यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। आई नो कंपनी है, कार का मॉडल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ऐड कर रहे हैं 2021। और मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ इसको, तो माई कार इतना लिख के मैं सेव कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, नेम टाटा, और ईयर यहाँ पे हमको शो हो रहा है।
तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ माई कार 2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोर्ड और हम क्या करेंगे माई कार 2 को जो है प्रिंट करा देंगे माई कार 2 सेव और देखिए यहाँ पे नेम फोर्ड और ईयर 2021 यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक एग्जांपल है क्योंकि देखिए मेरे पास रिएक्ट में जो है ऑलरेडी इसके ऊपर इन डेप्थ है क्लास कंपोनेंट कैसे यूज करेंगे और फंक्शनल कंपोनेंट ही हम आगे देखने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे, तो मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। सो आई होप आपके समझ में आया होगा बेसिक भी कि कैसे हम जो है क्लास क्रिएट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे काम करता है और इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर जो है हम मेथड्स भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है इसके बाद में जो है यहाँ पर मेथड्स को भी ऐड कर देना, जैसे कि कुछ भी फंक्शन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई फंक्शन और इसको जो है हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यहाँ पे आप फंक्शन को ऐसे ऐड कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि रिएक्ट में क्या होता है हमारे पास रेंडर मेथड होता है, फिर उसके अंदर जो है हम यहाँ पे रिटर्न कराते हैं। तो इस तरीके से जो है आप यूज कर सकते हैं क्लास का। अब हम बात करते हैं एरो फंक्शन के बारे में। तो एरो फंक्शन क्या है, ये फंक्शन का टाइप है, इसे हम एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। तो नॉर्मल हम क्या करते थे फंक्शन का कीवर्ड यूज करते थे फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। अब एरो फंक्शन में क्या है, हमको क्या करना पड़ता है एक वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई फंक। तो ये क्या एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं फंक्शन सेव कर सकते हैं। तो अब हमको जो है फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर पैरेंथेसिस और फैट एरो सिंबल यहाँ पे दे देंगे कर्ली ब्रेसेस। तो ये क्या बन गया, ये एक एरो फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर हम कुछ भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरो फंक्शन एग्जाम्पल और यहाँ पे नीचे मैं जो इसको कॉल कर देता हूँ। तो कॉल करना बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है माई फंक लिख के इसको पैरेंथेसिस लगाना है, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेव करते हैं और यहाँ पर देखिए आपको आउटपुट मिल जाएगा एरो फंक्शन एग्जाम्पल। तो इस तरीके से जो है आप एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेसिक है और इसी तरीके से जो है यहाँ पर इस्तेमाल होता है। अगर इसके अंदर आपके पास आर्ग्यूमेंट है तो सिंपली आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करें, आर्ग्यूमेंट 1 2 और सो ऑन, जितने भी है आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। नॉर्मल जिस तरीके से हम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स पास करा देते तो इसमें क्या करेंगे हम डायरेक्टली जो है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स जो है पास करा देंगे। तो इस तरीके से जो है एरो फंक्शन काम करता है। आई होप बहुत बेसिक है, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा जब भी आप जो है कोई भी एप्लीकेशन में एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे, क्योंकि ES6 या फिर अभी मॉडर्न जितने भी हम लाइब्रेरी फ्रेमवर्क्स देखेंगे तो सभी में जो है एरो फंक्शन का ही इस्तेमाल होता है। तो आप इससे बहुत फेमिलियर हो जाएंगे 1 से 2 ट्राई में ही। तो अब बात करते हैं जनरेटर फंक्शन के बारे में, जो कि न्यू कंसेप्ट है ES6 में और रिडक्स सागा के साथ में जो है जनरेटर फंक्शन ही यूज होता है। तो आपको इसको अच्छे से देखना पड़ेगा कि कैसे काम करता है। तो बेसिक हमको पहले समझना पड़ेगा हमारा फंक्शन कैसे काम करता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ और इसका नाम कुछ भी रख देते हैं हम, जैसे कि फू रख दिया हमने और इसमें हम क्या कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग करने वाले हैं कुछ स्ट्रिंग्स को। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ मल्टीपल टाइम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ इसका नाम आई कैन नॉट पॉज। तो यहाँ पे मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि हमारा जो रेगुलर फंक्शन होता है वो बीच में पॉज नहीं हो सकता। इसका एग्जीक्यूशन जो रहेगा ये 1 बाय 1 रहेगा, पहले ये फिर सेकेंड एंड थर्ड। तो इसको एग्जीक्यूट करके भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ फू और यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया और सेव करूंगा तो देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पे देखिए आई कैन नॉट पॉज। अब अगर मान लीजिए हमको यहाँ पर कुछ इशू आता है, हमको पॉज करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है जनरेटर फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एग्जीक्यूशन जो है बीच में पॉज नहीं कर सकते, एक तो हमको एरर आना चाहिए तभी जो है ये फू का फंक्शन टर्मिनेट होगा, या फिर पूरा का पूरा कोड जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक हम जो है इसको पॉज नहीं कर सकते। अनलाइक दिस हमारे पास क्या एक न्यू मेथड है ES6 में जिसे हम कहते हैं जनरेटर फंक्शन। अब इसका सिंटैक्स भी बहुत स्ट्रेंज सा है, आपको देखने में थोड़ा सा अलग लगेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन और फंक्शन के बाद में आपको लगाना पड़ता है एस्ट्रिक। तो इस स्टार का मतलब क्या है कि ये जनरेटर फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेनरेट, तो ये क्या है जनरेटर फंक्शन हम बना रहे हैं। तो स्टार का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये फंक्शन जो रहेगा अब ये जनरेटर फंक्शन है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं लिखता हूँ इन्वोक फर्स्ट टाइम और इसके बाद में हमको लिखना पड़ता है यील्ड। यील्ड क्या है अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि थ्योरी थोड़ी हार्ड हो जाती है इसमें कभी कभी, तो आपको समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे यील्ड लगाया मैंने तो क्या हो गया, इसकी मदद से जो है यहाँ पर इसका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। यहाँ पे ये पॉज लगाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
इसी तरीके से देखिए यहाँ पर हम इसको एक और बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको सेकंड कर देता हूँ, तो सेकंड टाइम यील्ड 1 और यील्ड 2, यहाँ पे स्पेस ऐड कर दें। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। तो देखिए कॉल करना भी थोड़ा सा अलग है इसका सिंटैक्स, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ जेन के नाम से, और यहाँ पे मैं जो जनरेट का फंक्शन है उसको यहाँ पे कॉल करूंगा। अब आप क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने किया, और यहाँ पे मैं जेन करूंगा तो हमको एरर शो होगा। तो देखिए यहाँ पे जनरेटर, और इस जनरेटर के अंदर हमको कुछ भी शो नहीं होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या है, इसमें मेथड्स होते हैं, जैसे कि ये नॉर्मल जनरेटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर हमको वैल्यूज को कॉल करना है तब हमको क्या करना पड़ेगा, जेन के साथ में जो है नेक्स्ट का जो है मेथड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नीचे एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट, और इसका नाम मैं रख देता हूँ रिजल्ट, और इसके अंदर हम जो है जेन डॉट नेक्स्ट कॉल करेंगे। तो देखिए अब क्या होता है, और हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को यहाँ पे शो करा देंगे रिजल्ट, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कराया। अब मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, तो आप कंसोल पे देखिए इन्वोक फर्स्ट टाइम, तो पहली बार हमारा ये एग्जीक्यूट हो गया। हालांकि देखिए दो कंसोल है हमारे पास, मगर यहाँ पे जो है फर्स्ट वन ही जो है एग्जीक्यूट हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यील्ड लगा हुआ है। और इसी तरीके से हम अगर ये यील्ड को यहाँ से निकाल देते हैं, मैं सेव करता हूँ, तो देखिए फर्स्ट टाइम इन्वोक हुआ, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूशन इसका रुका नहीं, क्योंकि यहाँ पे यील्ड हमारा नहीं लगा था, इसीलिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन इसका यहाँ पे नहीं रुका, और इसने जो है सेकंड वाला भी यहाँ पे कॉल कर दिया। और हमको वैल्यूज कौन सी आई हुई है, यहाँ पर ये भी चीज आपको नोटिस करना है कि हमको जो है फर्स्ट वाले से वैल्यूज नहीं आएंगी, जो रिसेंट मोस्ट रिसेंट जो वैल्यू रहेंगी हमको वो यहाँ पर शो होगी। बहुत टाइम क्या होता है, हम बटन पे जो है मल्टीपल टाइम क्लिक कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, ये बहुत यूजफुल है। जैसे कि जो लास्ट में जो क्लिक हुआ था, ये वैल्यू सिर्फ उसकी यहाँ पे स्टोर करेगा। तो इस तरीके से जो जनरेटर फंक्शन काम करता है बहुत पावरफुल है। हम रिडक्स सागा में भी इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जनरेटर फंक्शन कैसे काम करता है, क्योंकि नॉर्मल में हम यूज नहीं करते हैं। सादी रिएक्ट जेएस या फिर नोड आप जो भी यूज करेंगे तो उसमें बहुत लेस चांसेस है कि आपको जनरेटर फंक्शन देखने मिले। नाउ अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रोमिसेस का कंसेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ES6 में भी। और रिएक्ट, एंगुलर या फिर आप कोई भी अदर फ्रेमवर्क लाइब्रेरी यूज करेंगे तो उसमें जो है आपको प्रोमिसेस या फिर एसिंक अवेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दोनों का मतलब सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है और कुछ ज्यादा रिच फीचर्स अवेलेबल है एसिंक अवेट में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोमिसेस के बारे में। तो प्रॉमिस का मतलब क्या है कि कुछ चीज हम रिटर्न करेंगे, यानी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस क्या होता है, बेसिकली वादा। तो ये जो है पूरा होगा या फिर नहीं होगा, ये दो चीजें हमारे पास इसमें होती है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक कोड के जरिए समझाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट कंप्लीटेड बोल के एक वेरिएबल मैंने लिखा, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको बुलियन वैल्यू ट्रू की। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लर्न मर्ल और इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे हम करेंगे प्रॉमिस। तो इसको क्या बना रहे हैं, प्रॉमिस। और प्रॉमिस के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एक रिजॉल्व और दूसरा होता है रिजेक्शन के लिए। तो यहाँ पे अगर सिंटेक्स हाईलाइट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बता रहा है रिजॉल्व एंड रिजन। तो ये दो कंडीशन हमारे पास होती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिजॉल्व और रिजेक्ट का यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं फंक्शन, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट करके मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए, बाद में आप जो है इसको सिंपल वर्ड में भी लिख सकते हैं। और ES6 में जो आप एरो फंक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी नहीं किया क्योंकि थोड़ा बहुत बाउंसर जा सकता है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा लॉजिक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऊपर जो हमारे पास वेरिएबल है कंप्लीटेड का, इफ कंप्लीटेड, अगर कंप्लीटेड है तो क्या करो, रिजॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। तो आपको लिखना है रिजॉल्व। रिजॉल्व के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा रहे हैं आई हैव कंप्लीटेड। और इसके बाद में हम जो है एल्स का पार्ट लिखेंगे, और एल्स के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने जो रिजेक्ट के लिए बनाया था अब वो ऐड करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिजेक्ट, और रिजेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, आई डोंट, बस इतना काफी है। और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसको कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं। तो मैं कंसोल डॉट लॉग करके बता देता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है, इससे आपको जो समझ में आ जाएंगे कि प्रोमिसेस क्या काम करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे करना है लर्न मर्न, जो ऊपर हमने वेरिएबल बनाया था इसको हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, सेव। तो देखिए राइट हैंड साइड पे हमको क्या रिसीव हुआ, प्रॉमिस, और यहाँ पर हो गया ये फुलफिल, यानी कि हमारा जो वैल्यू है वो ट्रू है, इसीलिए यहाँ पे प्रॉमिस जो है रिजॉल्व हो गया। यहाँ पे आप स्टेट चेक कर सकते हैं फुलफिल, और उसके अंदर जो है हमारे पास वैल्यू होती है
आई हैव कंप्लीटेड। तो ये बेसिक सा एग्जांपल है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको फॉल्स कर देता हूँ तो रिजेक्शन भी हमको देखने मिल जाएगा। सेव, तो देखिए प्रॉमिस रिजेक्टेड, और रीजन में जो हमने वैल्यू यहाँ पर आई ऐड किया था तो यहाँ पे शो हो रहा है। तो प्रोमिसेस का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि इसमें हमको क्या है, एसिंक रिक्वेस्ट को जो है मैनेज करना पड़ता है। आप जो है एसिंक अवेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो है आपको प्रोमिसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा जब भी आप जो है एजेक्स कॉल करेंगे। एजेक्स कॉल मतलब क्या है कि आपकी एपीआई को कॉल करना है और वहां से रिस्पॉन्स रिसीव करना है, तब हम जो है प्रोमिसेस का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से जो हम यहाँ पे बेटर एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं कैच की मदद से, जो कि आई थिंक आपको प्रोजेक्ट में अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, एक डिटेल में कंपैरिजन एसिंक अवेट और प्रोमिसेस का अलग से एक सेपरेट इन डिटेल वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो उसमें आपको जो है इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या काम करता है। नॉर्मली आप क्या समझे, यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, प्रोमिसेस के अंदर जो है दो हमको कॉल बैक मिलते हैं। कॉल बैक ही समझिए आप इसको। एक तो हमारे पास जो है डेटा सक्सेस हो सकता है, यानी कि फुलफिल होगा, या फिर हमको रिजेक्शन मिलेगा। रिजेक्शन मिला तो हम एरर कंसोल पे लॉग करा सकते हैं, और हमको अगर फुलफिल मिलता है तो वो रिस्पॉन्स हम कोई भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है आपको प्रैक्टिकली मतलब कोई प्रोजेक्ट में देखेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो नॉर्मल जो है सिर्फ कंसोल लॉग से कुछ भी नहीं होगा, आपको जो है रियल प्रोजेक्ट पे देखना पड़ेगा। तो आप जो है मेरी रिएक्ट की सीरीज देख सकते हैं, या फिर मर्न स्टैक की जो सीरीज है पिज्जा शॉप, या फिर ई कॉमर्स एप्लीकेशन, या इन फ्यूचर जो भी आएंगे आप उसको देख सकते हैं। बहुत ईजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है प्रोमिसेस एसिंक अवेट भी क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो आई थिंक इतना काफ़ी है रिएक्ट पर जंप करने के लिए। तो बेसिकली आप जो है इतना सीखेंगे तो एटलीस्ट आपको जो है नॉलेज हो जाएंगी कि कैसे रिएक्ट काम करता है। बाकी चीज़ें तो आप प्रैक्टिकली इजीली समझ जाएंगे। जैसे आप रिएक्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल जाएंगी, और बहुत इन डेप्थ भी है। ES6 मैंने उतना सारा एक्सप्लेन नहीं किया, जितना मुझे लगा कि रिएक्ट को सीखने के लिए आपको आना चाहिए उतना मैंने यहाँ पर क्रैश कोर्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, यूजफुल लगा तो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में आप जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। आई होप प्लेलिस्ट आपके काम में आएंगी जो कि मर्न स्टैक से रिलेटेड है, और HTML CSS जावा स्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर अपलोड होने वाले हैं। तो आप मिनी कोर्सेज मिनी प्रोजेक्ट्स जो है देख सकते हैं। और कुछ भी हेल्प लगे तो आप नीचे कमेंट करें। इंस्टाग्राम पर मुझे आप DM भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो है एरर सॉल्व हो जाए। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।